चलो अब साथ चलते हैं बाय शम्सा इकबाल, पार्ट 20। और नॉवेल स्टार्ट होता है शम्सा इकबाल की पोइट्री से। लो देख लो आकर, मोहब्बत हो चुकी है मुझको। मैं जो कहती थी मोहब्बत कुछ नहीं होती, अब हर पल उस शख्स की याद में बेचैन रहती हूं, बेताब रहती हूं। जागते में भी महवे ख्वाब रहती हूं। पहले हाजिर जवाब थी बहुत, अब हर बात पर लाजवाब रहती हूं। पहले जो उदास रहती थी तो अब खुशी से सैराब रहती हूं। लो तुम देख लो आकर, मोहब्बत हो चुकी है मुझको। हाँ, मोहब्बत हो चुकी मुझको। अगले सीन में बैठे होते हैं हैदर और हादी और एक दूसरे से बातें करते हुए कहते हैं कि अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन गुजारे हैं हमने यहां पे। तमन्ना डिप के पास खड़े हादी और हैदर मुस्कुराकर आंखों में पुरानी यादों के दिए जलाए इस वक्त वहां मौजूद थे। और हादी ने भी मुस्कुरा कर उसकी तायद की कि हाँ यार, खूबसूरत भी और यादगार भी। यहां आने वाले कैडेट यहां से जल्द से जल्द जाना चाहते हैं, जबकि यहां से पास आउट होकर जाने वाले यहां जिंदगी में एक बार फिर से आने की ख्वाहिश करते हैं। ये पीएमए भी ना एक अजीब सी जगह है, हमें संवारती है, सबसे अलग बनाती है ये एकेडमी। ये अपने अंदर हजारों उन लोगों के यादें और कह कहे जज्ब किए हुए हैं जो अब इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है, जो शहादत के रुतबे पर फाइज हो चुके हैं और जो यहां से दी गई तरबियत और हुब्बुल वतनी की बिना पर अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं। यह एकेडमी बहुत अजीज है मुझे, इसकी फजा से भी इश्क है मुझे, इस एकेडमी से बेहद मोहब्बत है मुझे। हैदर पल भर को रुका। वैसे कितना रगड़ा दिया था ना इसने हमें यहां इस पूल में, हैदर पानी में देखते हुए कह रहा था। और हमने भी कितना रगड़ा दिया था ना फिर अपने जूनियर्स को यहां। अब हादी भी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कह रहा था। और तुम्हें याद है जब साद को हमने इसमें गिराया था और इतनी ठंड में उसे आधा घंटा अंदर गिराए रखा था। अब वो दोनों याद करते हुए हाथ पर हाथ मारकर हंस रहे थे। तब भी बिल्कुल ऐसे ही मौसम था ना, उस दिन भी ऐसी ठंड थी और वो बेचारा ठंड से अकड़ कर रह गया था। हैदर ने मजे लेते हुए कहा। वैसे सीनियर्स के सामने अकड़ दिखाने वाले ना ऐसे ही ठंड में अकड़ कर रह जाते हैं। हादी अब कह कहा लगा कर पलटने ही को था कि जब उन्हें महसूस हुआ कि जैसे पीछे कोई खड़ा था, और वाकई हैदर को भी ऐसा महसूस हुआ, और जैसे उन्होंने पीछे मुड़ने में एक लम्हे की भी ताखीर ना करनी चाहिए, लेकिन फिर भी देर हो चुकी थी और अगले ही लम्हे वो दोनों ठंडे पानी में एक अदद गौता लगा चुके थे। वैसे तो उन सबके लिए ही ये गैर मुतवक्के था, लेकिन साद को कोई याद करे और साद ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। और वह साद ही क्या जो बदला ना ले। कहने लगा कि मौका भी है, दस्तूर भी है, चलो जानम बदले की रस्म पूरी करते हैं। मानूस सी आवाज पर दोनों ने ठंडे खून जमाने वाले पानी से सर बाहर निकाला था और सामने ही साद यूनिफॉर्म पहने, दोनों कफ कोहनियों तक फोल्ड किए, बाजू सीने पर बांधे खड़ा था। अरे रुकिए ना, एक मिनट, एक यादगार तस्वीर हो जाए इस मौके पर। साद ने मोबाइल निकालकर उन दोनों के उतरे हुए चेहरों की एक तस्वीर बनाई और हादी और हैदर खूनखार नजरों से उसे घूर रहे थे।
अरे हाँ, याद आया, 2 साल पहले भी ऐसा ही मौसम था, यही शाम का वक्त था ना, और ऐसे ही ठंड थी और ऐसे ही ठंडा पानी था, और एक बेचारा मासूम कैडेट यहाँ किनारे पर खड़ा था और बिल्कुल ऐसे ही पीछे खड़े थे 2 कैप्टन, और उन्होंने इस कैडेट को तमन्ना डिप का मजा चखाया था, और वो मासूम ठंड में अकड़ गया था। सो फाइनली मुझे भी पता चल चुका है कि ये तमन्ना डिप क्या है। आई गेस ये जो पूल है जिसमें जूनियर्स की वॉट लगती है और उन्हें धक्के मार के फेंक दिया जाता है ठंडे पानी में, तो ये है तमन्ना डिप। काफी टाइम से तमन्ना डिप एक वर्ड आ रहा था जिसका पता नहीं था, तो यहाँ पे साद ने क्लियर कर दिया है कि उसने तमन्ना डिप का मजा चखा दिया है हैदर और हादी को, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले उस मासूम को भी तो ऐसे ही फेंका गया था ना, और ठंड में वो बेचारा अकड़ गया था। कहने लगा कि कहानी वही है आज भी, बस रैंक्स बदल गए हैं और जगह भी। अब आज इस कैडेट ने, जो कि अब लेफ्टिनेंट है, उन 2 ऑफिसर्स को जो अब मेजर हैं, बिल्कुल इसी तरह तमन्ना डिप का मजा चखाया है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी बार वो आगे खड़े थे और उनका जूनियर पीछे। वो जो लोग उस दिन मुझे अकड़ा रहे थे ठंडे पानी में, आज मैंने उनकी सारी अकड़ निकाल दी। वाह, बहुत खूब साद। और साथ चेहरे पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट सजाए उन्हें देख रहा था। और अब हैदर गुस्से से चिल्लाया और उससे कहने लगा कि तुम यहां क्या कर रहे हो और ये क्या हरकत की है तुमने। इतने सालों बाद तमन्ना डिप का मजा उसे कपकपा कर रख गया था और इतना ठंडा पानी था कि वो सर्दी से कांपने ही को थे। और फिर साथ मुस्कुराते हुए कहने लगा कि पासिंग आउट परेड है ना कुछ दिनों में 138 लॉन्ग कोर्स की, उसी के सिलसिले में कुछ काम था तो आया था और अल्लाह ने मौका दिया 2 साल पुराना बदला लेने का, और मैंने ले भी लिया। अब हादी और हैदर किनारे की तरफ आ रहे थे और उसका चेहरा ही देख रहे थे, और उसने भी आंखें पटपटाते हुए मासूमियत से पूछा कि अरे भाई, पानी ज्यादा ठंडा तो नहीं है ना? और फिर पानी में उंगली डालकर चेक करना चाहा तो हाथ फौरन बाहर निकाल लिया। हाँ, भाग ले साद बेटा, पानी बहुत ठंडा है। साद ने हादी और हैदर के तेवर के साथ साथ पानी की ठंडक महसूस करते हुए खुद से कहा। अब हादी और हैदर किनारे पर मौजूद थे और बाहर निकल ही रहे थे। हैदर बाहर निकलते ही साद पर झपटा और हादी फिसलकर दोबारा पानी में गिरा था, जबकि हैदर साद के पीछे अब भाग रहा था। और हादी हैदर को आवाज देकर कह रहा था कि छोड़ना मत इस जलील इंसान को, पकड़कर यहां लाना इसे, बल्कि मैं किसी डीप फ्रीजर को खाली करवाता हूं और उसमें बंद करना इसे आधे घंटे के लिए। और अब साद आगे आगे था और भीगा वजूद लिए हैदर उसके पीछे पीछे पीछे। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। अगले सीन में हैदर इस वक्त कंबल ओढ़े हीटर ऑन किए बिस्तर में दुबका बैठा था, और सामने हीटर के बिल्कुल सामने हादी बैठा था। यार, थोड़ी हीट मेरी तरफ भी आने दो, तुम सारा हीटर ब्लॉक किए हुए बैठे हो, हैदर ने हादी को हीटर के सामने बैठा देखकर कहा। हीट बाहर आ रही है ना, इससे हीटर उड़कर तुम्हें गरमाइश तो नहीं पहुंचाएगा ना, जो मेरे हट जाने से या फिर सामने बैठने से तुझे मसला हो रहा है? हादी ने पे फौरन जवाब दिया। अच्छा, वो साद कहां गया है? कह तो रहा है कि जबरदस्त सा कुछ खिलाएगा खाने में। हादी ने साद के बारे में पूछा। आ रहा होगा अभी। वैसे शर्म आनी चाहिए तुझे हादी कि तुम्हारा छोटा भाई होने के साथ साथ तुम्हारा जूनियर भी है वो, इसके बावजूद इतना सब कर गया वो और तुम कुछ भी नहीं कर सके। हैदर उसे चढ़ाते हुए अफसोस से सर हिला रहा था। हाँ, कह तो तुम ऐसे रहे हो जैसे वो सिर्फ मुझे ही बड़ा भाई मानता है। प्यार तो वो उतना मुझसे नहीं करता जितना तुझसे करता है। और रही बात जूनियर की, तो तुम क्या उसके जूनियर हो जो तुमने उसे छोड़ दिया है? बड़े भाई की मोहब्बत जाग उठी थी ना उस वक्त, तभी दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए वापस लौटे थे, जबकि जाते हुए तो ऐसा लग रहा था कि तुम कत्ल कर दोगे उसे।
हादी ने भी बदला पूरा किया। हाँ तो तुम दोस्त हो और वो भाई है ना, मेरा छोटा भाई। अब अच्छा लगता था क्या कि मैं उसे पानी में गिराता, इतना ठंडा पानी था वो, मैं बड़ा भाई हूं उसका। तुमसे मोहब्बत तो फितरी है, जबकि मुझसे मोहब्बत तो उसकी अपनी चॉइस है ना। और मुझे यकीन है कि जितनी मोहब्बत वो तुमसे करता है ना, उससे कई ज्यादा वो मुझसे करता है। हैदर ने साद की तरफदारी करते हुए कहा। हैदर, मुझे पता है कि ये तुम नहीं बोल रहे, बल्कि वो चिकन, बीफ और वो सारा खाना बोल रहे जिसका लालच उस मक्कार इंसान ने ना तुम्हें दिया है। और हादी के कहने पर तो हैदर सटपटाया। अरे अरे अरे, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भाई है मेरा यार। अच्छा, भाई तो वो मेरा भी है, पर जितनी ठंड मुझे लग रही है ना, दिल तो कर रहा है कि उसका गला ही दबा दूं। हादी ने दांत चबाते हुए कहा। अरे यार टेंशन मत लो, आज उसे मौका मिला है ना बदला लेने का, तो उसे लेने दो। कल हमें भी मिलेगा ना तो हम भी लेंगे, हैदर ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, और फिर ये तुम्हारा भाईचारा? हादी ने फौरन कहा। अच्छा बस करना, भाई वाली मोहब्बत मत जगा, नहीं तो जो कुछ तुम मेरे छोटे भाई के बारे में बोल रहे हो ना, उस पर मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, हैदर ने भी ड्रामाई अंदाज में कहा। अरे तुम मेरे दोस्त हो या उसके? हादी ने उसकी इस तकरीर से चिढ़कर कहा। हाँ दोस्त तो तुम्हारा ही हूं, लेकिन उसका बड़ा भाई भी तो हूं। उसके इस जवाब पर तो हादी सर हिलाकर रह गया, क्योंकि इस वक्त जो भाईचारा चिकन और बीफ की वजह से जाग चुका था, उसे सुलाना हादी को काफी मुश्किल लग रहा था। तभी साद हाथ में ट्रे लिए अंदर दाखिल हुआ। सर्दी स्पेशल मेन्यू, साद ने ट्रे सामने रखते हुए कहा। खबरदार, हाथ मत लगाना मेरे भाई को, हैदर ने हादी को साद की तरफ बढ़ते देखकर फौरन कहा, और साद उछलकर हादी से दूर हुआ था, जबकि हादी भी रुक गया था। वो जानता था जब हैदर और साद एक तरफ हैं तो वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अब हैदर भी कंबल उठाए आकर सोफे पर बैठ गया था। अच्छा खैर चलो बताओ कि क्या लाए हो तुम, हैदर ने साद से पूछा, और साथ ही बाउल का ढक्कन उठाया और अंदर उबले हुए अंडे मौजूद थे। ये तुम्हारा स्पेशल मेन्यू है? हादी सदमे से कह रहा था। अरे भाई, सर्दियों में उबले अंडों से बढ़कर कुछ स्पेशल होता है क्या? अब साद ने लापरवाही से कहा और अंडा उठाकर उसे काटकर उस पर मसाला छिड़क कर खाने लगा। इन अंडों के वालिदैन कहाँ हैं? हैदर जो दिल ही दिल में चिकन और बीफ का सोच रहा था, यह अंडे देखकर पूछ बैठा। माफ करना हैदर भाई, पर ये बेचारे तो यतीम है। साद ने अफसोस से सर हिलाते हुए इतने दुख भरे अंदाज में कहा कि ना चाहते हुए भी हादी और हैदर के कहकहे कमरे में गूंजने लगे। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताने आया था कि खाना भी तैयार नहीं हुआ है, इसलिए ये लाया हूं ताकि आप दोनों की सर्दी कुछ तो कम हो ना। साद ने हकीकत वाजे की। इतना ही ख्याल था ना अगर तुम्हें, तो धक्का ही मत देते ना। अब हादी ने खफकी से कहा। हाँ ख्याल तो आपको भी बहुत था ना, याद है तब मुझे ठंड की वजह से जो बुखार हुआ था और आप दोनों सारी रात मेरे बेड के पास बैठे रहे थे? साद ने उन्हें याद दिलाते हुए कहा। यार तुम तो अपने भाई हो ना। और हैदर उसे गले लगाते हुए बोला। सही है भाई, बहुत अच्छे जा रहे हो तुम, मैं तो सुतेला हो गया हूं ना अब। हादी उन्हें गले लगते देखकर खफकी से बोला। अरे तुम तो जान हो अपनी, हैदर ने उसे भी गले लगाए और अब तीनों गले लगे मुस्कुरा रहे थे। और कुदरत मुस्कुराते हुए उनकी इस दोस्ती को देख रही थी, लेकिन वो मुस्कुराहट अजीब थी, दुख भरी मुस्कुराहट। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म।
और मजीद उदास करने के लिए आ चुकी है यहाँ पे शम्सा इकबाल की पोइट्री। मेरी शामें उदास हैं, मेरे दिन बहुत मायूस हैं, मेरा दिल एक जख्मी पंछी सा है जो दिन रात तड़पता है। मेरी रूह घायल है और मेरी आजादी की राह में जिंदगी हायल है। बहुत बेकैफ बेचैन रहती हूं, जिंदगी समंदर जैसी लगती है और मौत जिसका साहिल है। दुखों से चूर है दिल और हिजर के हाथों बहुत मजबूर है दिल। कुछ तो इस दुख का मत दावा करो, कोई मौजज़ा दिखाकर। उस शख्स को लौटा दो ना जिसके नाम पे दिल अभी भी धड़कता है और जिसके हिजर में दिल अभी भी तड़पता है। उसे लौटा दो, उसे मेरा कर दो, उसे लौटा दो और उसे मेरा कर दो। अस्कलम शम्सा इकबाल। और इस रैंडम पोइट्री के बाद एक रैंडम सीन आता है जिसमें डायरी पर वो नज़म लिखने के बाद उदास बैठी थी। इर्द गिर्द तस्वीरें मौजूद थी, एक नौजवान की जिसकी मुस्कुराहट दुनिया की खूबसूरत तरीन मुस्कुराहटों में से एक थी और जिसके तन पर सजी वर्दी देखकर यह फैसला करना मुश्किल था कि वर्दी उसके लिए बनी है या फिर वो वर्दी के लिए, या फिर वो दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर लगता था कि ये होंठ बने ही मुस्कुराने के लिए हैं। लेकिन वो लड़की उदास बैठी उन तस्वीरों को देख रही थी, एक एक तस्वीर पर हाथ फेर रही थी, गोया उसकी मौजूदगी का यकीन करना चाह रही हो। उसके नक्श हिफ्स करना चाह रही हो और उसके चेहरे पर फैली उदासी देखकर यूं लगता था जैसे उस चेहरे पर कभी मुस्कुराहट की परछाई भी नहीं पड़ी हो और आंसू के सिवा उन आंखों में कुछ था ही नहीं। हालांकि उन आंखों में कभी शरारत रक्स करती थी और उन आंखों में ख्वाबों का एक काफिला था जो मंजिल पर पहुंचने से पहले ही लुट गया था। जिससे मंजिल छीन ली गई थी और मंजिल तक पहुंचने वाले सारे नक्शे लेकर जला दिए थे। वो आज भी उदास थी और उसके संग चांद भी उदास था और यहां हुआ ये रैंडम सीन खत्म। अगला सीन शुरू होता है दुआ से। दुआ अपने घर के लॉन में चेयर पर बैठी धूप सेकते हुए किसी किताब के मुताले में मगन थी जब मोबाइल पर होने वाली वाइब्रेशन ने उसे अपनी तरफ मतवज्जा किया। 2 महीने कब पूरे होंगे? हैदर का मैसेज देखकर थकावट के बावजूद उसके लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई। वो जानती थी कि उसका इशारा शादी की तारीख की तरफ था। 2 महीने के बाद पूरे हो जाएंगे। उसने मैसेज टाइप करके हैदर के नंबर पर सेंड कर दिया और वो 2 महीने कब पूरे होंगे हैदर ने फिर मैसेज भेजा।
जब तुम लौट आओगे। दुआ ने उसे मैसेज भेजा। मैं तो अभी लौट आऊं, तुम कहो तो सही। हैदर का मैसेज वसूल हुआ और दुआ ने शरारत से निचला लब दांतों तले दबाया और फिर कुछ सोचते हुए टाइप किया कि सोच लो, मुकर तो न जाओगे ना, आ सकोगे मेरे बुलाने पर। और फिर हैदर का मैसेज साथ ही मौसूल हुआ जिसमें लिखा था, वर्दी वाला हूं, वादे का पक्का हूं, चाहे वो वादा मुल्क से किया हो या तुमसे। एक बुलावे पर दौड़ा चला आता हूं, तुम बुला कर तो देखो। और फिर दुआ ने मैसेज भेजा कि लौट आओ। और हैदर का अगला मैसेज आया कि अपनी आंखें बंद करो। और दुआ ने आंखें बंद कर ली। उसने अपनी आंखें बंद की ही थी कि किसी ने उसकी बंद आंखों पर अपने हाथ रख दिए और उसने उन हाथों को छुआ। मानूस सा लम्स था और मानूस सी परफ्यूम की खुशबू भी थी। काश कभी उतरे वो यूं मेरे दिल के कच्चे आंगन में, किसी उदास मौसम में, किसी वीरान लम्हे में, चुपके से दबे पांव रख दे मेरी आंखों पे हाथ और हंसते हुए कह दे, बूझ लो तो हम तुम्हारे, ना बूझो तो तुम हमारे। इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। दुआ ने बड़ी खूबसूरती से उन लम्हों को उस शायरी से मजीद खूबसूरत बनाया और वह अब तक उसकी आंखों पर हाथ रखे खड़ा था। और फिर दुआ ने उसका नाम लिया, हैदर। और फिर हैदर की जिंदगी से भरपूर मुस्कुराती आवाज उसके कानों से टकराई थी, अरे वाह, तुमने तो बूझ लिया, तो भाई अब से तो मैं तुम्हारा ही हूं। और दुआ ने उसके हाथ आंखों से हटाते हुए कहा कि तुम तो बहुत पहले से मेरे हो। अच्छा, कितना पहले से? हैदर अब उसके पास नीचे जमीन पर घुटनों के बल बैठते हुए कह रहा था, जब मेरा नसीब लिखा जा रहा था तब अल्लाह ने तुम्हें मेरा लिख दिया था। कातिबे तकदीर ने तुम्हारा साथ मेरे मुकद्दर में लिखकर तुम्हें मेरा कर दिया था। और दुआ खुशी से भरपूर लहजे में कह रही थी। वो हैदर को देखे जा रही थी, सफेद कॉटन की शलवार कमीज में मलबूस। वो इस वक्त उसके दिल में उतर रहा था। और फौरन दुआ ने कहा कि तुम ये कलर मत पहना करो। दुआ की नजरें अब भी उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। हर वो उसकी आंखों में झांकता पूछने लगा कि क्यों, अच्छा नहीं लग रहा क्या? अरे नहीं, इतने अच्छे लग रहे हो कि डर है कि कहीं नजर न लग जाए। जब दुआ साथ हो तो इस सब का डर कैसा? हैदर ने पुर यकीन लहजे में कहा। और फिर फौरन दुआ ने बात बदली और कहा कि अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि तुम इतनी जल्दी आ कैसे गए? दुआ अब उससे पूछ रही थी। कहा तो था कि बुलाओगी तो लौट आऊंगा 2 महीने से पहले, और तुमने बुलाया और देखो मैं आ गया। और वो शरारत से मुस्कुराते हुए कह रहा था। और दुआ से पूछने लगी कि कितने दिन के लिए आए हो? 2 दिन के लिए, हैदर ने खड़े होते हुए जवाब दिया। अच्छा ठीक है, मैं भी घर जा रहा हूं और शाम को तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। हैदर अब उठकर खड़ा हुआ। नहीं, शाम तक नहीं, 2 दिन के लिए आए हो तुम सिर्फ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वो बच्चों से अंदाज में बोली और हैदर ने मुस्कुराकर उसके इस अंदाज को देखा। और फिर उसने कहा, चलो अब साथ चलते हैं।
और हैदर उसका हाथ थामकर कहते हुए बाहर को चल दिया। साथ ही हुआ ये सीन भी खत्म। तो जनाब, नॉवेल का जो नाम है वो यहाँ पे आ चुका है। चलो अब साथ चलते हैं हैदर और दुआ के बारे में। ये था माहीन इस वक्त दुआ के लिए खरीदे गए कपड़े सामने फैलाए सादिया बेगम के साथ बैठी थी और कहने लगी कि अभी कल की तो बात लगती है जब तुम और हैदर इस आंगन में भागते फिरते थे और अपनी छोटी छोटी शरारतों से हमारा दिल बहलाते थे। यहां से वहां हर तरफ तुम दोनों के कहकहे गूंजते थे। हैदर शाहजेब के कंधे पर सवार होता था और तुम मचल जाती थी कि पापा के कपड़े गंदे कर रहा है वो, जबकि वो लापरवाही से उनके कंधे पर सवार रहता था और शाहजेब मुस्कुरा कर कहते थे कि यही तो फर्क है बेटों और बेटियों में, कि बेटियों में एहसास ज्यादा होता है बाप का। और फिर देखो शाहजेब चले गए इस घर को सूना करके, और वो लापरवाह सा हैदर कितना जिम्मेदार बन गया है ना। एक भाई के साथ साथ बाप बनकर उसने तुम्हारी परवरिश की है। सादिया बेगम नजरें सामने मरकूज किए माजी में खो चुकी थी, और अब देखो वक्त कितनी जल्दी गुजर गया। तुम दोनों के फर्ज की अदायगी भी हो जाएगी और तुम भी अपने घर की हो जाओगी, और फिर हैदर का भी घर बस जाएगा। अब उनकी आंखों में पानी जमा हो चुका था, जबकि माहीन की आंखों का पानी पलकों की बाढ़ तोड़कर बाहर निकल आया था। मामा, आज पापा जिंदा होते तो कितना खुश होते ना। माहीन के लहजे में हसरत थी। बेटा, शहीद भी तो कभी मरते हैं क्या? अरे वो तो अब्दी हयात पा जाते हैं। सादिया बेगम ने उसे अपने साथ लगाते हुए कहा। लेकिन मम्मा, अगर पापा आर्मी में ना जाते ना तो शायद आज हमारे साथ होते, माहीन उदासी से कह रही थी। बेटा, मौत का एक वक्त मुकर्रर होता है माही, चाहे वो आर्मी में होते या फिर ना। उनकी मौत अल्लाह ने लिख दी थी, और ये तो उनकी खुशनसीबी थी कि अल्लाह ने शहादत का रुतबा दिया है उन्हें। वाकई सादिया बेगम का हौसला लाजवाब था, और माही भी कहे बगैर न रह सकी कि ममा, आप में इतना हौसला कहां से आया कि पापा की शहादत के बाद भी इतनी बर्दाश्त से काम ले लेती हैं आप? अब माहीन उनकी गोद में सर रखे लेट गई थी। एक आर्मी ऑफिसर की बीवी होना भी एक एहसास होता है, और फिर एक शहीद आर्मी ऑफिसर की बेवा होना तो एक रुतबा है। सिर्फ बेवा और एक शहीद की बेवा होने में बहुत फर्क होता है। दुख दोनों का साझा है, लेकिन हौसला जुदा जुदा। हम में से बहुत सी औरतें ऐसी भी हैं जिनके शौहर की लाशें अब तक नहीं मिली हैं, जिन्हें यह तक मालूम नहीं कि उनके शौहर जिंदा भी हैं या नहीं। वो एक आर्मी वाले की बीवी और बेवा के रुतबे के दरमियान खड़ी रह जाती हैं और सारी जिंदगी उनकी वापसी के इंतजार में गुजार देती हैं। मरने वालों के दुख पर तो सब्र आ जाता है माही, लेकिन खो जाने वालों के दुख पर सब्र नहीं आता। बहुत खूब कहा है आंटी ने कि मरने वालों के दुख पर तो सब्र आ जाता है, लेकिन खो जाने वालों के दुख पर सब्र नहीं आता। क्योंकि जीते जी लोगों को मारना आसान नहीं होता। और फिर माही नम आवाज में बोली, आप बहुत बहादुर हैं मामा। वो नम आवाज में बोली थी। और फिर सादिया बेगम ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा कि तुम्हें भी मजबूत करना है खुद को। हाँ, शायद बहुत मुश्किल जिंदगी होगी ना मेरी भी आगे, माहीन उनका हाथ थामते हुए कह रही थी। और वह कहने लगी, अल्लाह तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे।
और सादिया बेगम ने उसके सर पर बोसा देते हुए कहा। और तभी हैदर ने गाड़ी गेट पर रोकी और गेट खुला था। हैदर अद्वा को साथ लिए बिना दस्तक दिए घर में दाखिल हुआ और सामने ही निकाह की चुनरी मेज पर मौजूद थी, जबकि किचन से सादिया बेगम और माहिन की आवाजें आ रही थीं। और दुआ जो किचन की तरफ अभी बढ़ी रही थी यकदम रुक गई, क्योंकि हैदर ने उसका हाथ थाम लिया था। और दुआ ने नासमझी से उसे देखा और हैदर ने होंठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा दिया और सामने पड़ी चुनरी उठाकर दुआ के सर पर ओढ़ती। और दुआ के चेहरे पर अब हैरत के बजाय हया के रंग बिखर गए थे और हैदर ने आंखों में मोहब्बत लिए उसे देखा और आंखों के रास्ते उसे दिल में उतारा। कोई मुझसे पूछे कि खूबसूरती क्या है तो मैं कहूंगा कि मेरी दुआ के चेहरे पर बिखरी मेरे नाम की हया। हैदर ने मुस्कुराकर कहा और फिर दुपट्टा उसके चेहरे पर आगे करके घूंघट की तरह ओढ़ा दिया। कुछ भी मत बोलना जब तक मैं ना कहूं, हैदर ने दुआ से कहा और उसका चेहरा घूंघट की ओट में मुकम्मल छुप गया था। हैदर ने सामने टेबल पर पड़ा रिमोट उठाकर बड़े आराम से नीचे फर्श पर गिराया। माहिन और सादिया बेगम आवाज सुनकर फौरन बाहर को आई और सामने हैदर को खड़े देखकर दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट फैलने ही को थी कि हैदर का हाथ थाम कर खड़े वजूद और हैदर के तासुरात ने तो उन्हें ठटका दिया। और हैदर ने चेहरे पर ऐसी मसनूई घबराहट तारी कर रखी थी कि अगर हादी या फिर साद उसे देख लेते तो ऑस्कर अवार्ड से जरूर नवाजते। भाई ये कौन है? और सादिया बेगम तो मारे हैरत की कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और तभी माहिन ने हिम्मत करके पूछा तो हैदर बड़े ही सीरियस अंदाज में कहने लगा कि ममा मैं ये सब करना तो नहीं चाहता था लेकिन मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। और दुआ खुद भी उसके इन अल्फाज पर हैरत ज़दा थी, जबकि माहिन और सादिया बेगम तो उसके इन अल्फाज पर गश खाकर गिरने ही को थी। मैं जानता हूं कि दुआ मुझे कभी माफ नहीं करेगी, मगर मुझे मजबूरी में यह निकाह करना पड़ा। ये एक मासूम और मजबूर लड़की थी और हैदर इस कदर दुख से कह रहा था कि एक लम्हे को दुआ भी चकरा कर रह गई। हैदर हैदर ये सब क्या है? कह दो कि ये झूठ है बेटा, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते क्योंकि तुम मेरे बेटे और मैं जानती हूं तुम्हें। सादिया बेगम गहरे सदमे से दो चार होकर कह रही थी और उनका दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि हैदर ऐसा कर सकता है। मामा काश कि मैं कह सकता कि ये सब झूठ है, लेकिन ये सब सच है। आप दुआ के घर वालों को फोन करके मना कर दें मामा। और दुआ को जब पूरी बात समझ में आई तब वो बमुश्किल अपनी हंसी जब्त किए हैदर का हाथ थामे खड़ी थी। और माहिन भी शौक की कैफियत में थी और कहने लगी भाई ये आप क्या कह रहे हैं और ये सब क्या है? दुआ का क्या होगा भाई, कुछ दिन बाद आप दोनों की शादी तय थी और अब ये सब। भाई मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप ये सब कैसे कर सकते हैं। वो मारे हैरत के बामुश्किल बोल रही थी और हैदर के लिए अब हंसी जब्त करना मुश्किल हो गया था। ममा आप एक बार इसे देख तो लें, ये दुआ से भी ज्यादा खूबसूरत है और अच्छी बहू भी साबित होगी। मामा प्लीज आप मेरी मजबूरी को समझे और माही तुम तो समझो, हैदर मासूम सी शक्ल बनाए कह रहा था। अरे बेटा सोचने समझने को अब रह ही क्या गया है, तुमने तो मेरा मान तोड़ दिया है। मुझे तुमसे ये तवक्को कभी भी नहीं थी। तुमने एक लम्हे के लिए भी उस मासूम के बारे में नहीं सोचा जिससे तुम्हारी शादी होने को थी। मामा आप एक बार देख तो लें से, आपको ये अपनी बहू के तौर पर जरूर पसंद आएगी।
और ये कहते हैदर ने घूंघट उलट दिया और सामने आने वाले चेहरे को एक लम्हे के लिए माहीन और सादिया बेगम ने हैरत और बेयकीनी से देखा और फिर हैदर की शरारत से मुस्कुराते चेहरे को देखा और एक नजर फिर दुआ के मुस्कुराते चेहरे को देखा और हैदर ने सादिया बेगम को सुकून का सांस लेते देखकर कहकहा लगाया और उसके साथ दुआ की हंसी भी फजा में गूंजी थी और सादिया बेगम ने आगे बढ़कर दुआ के कान खींचे। बहुत खूब बेटा, तुम भी इसके साथ मिलकर अब मुझे सता रही थी। नहीं आंटी, मुझे तो पता ही नहीं था, सच में इसी का प्लान था। अचानक ये चुनरी उड़ाकर साथ इसने मुझे खड़ा कर दिया और कहा कि जब तक मैं ना कहूं तुम बोलोगी नहीं। वो अपना कान चौड़ाते हुए वजाहत दे रही थी और सादिया बेगम ने मुस्कुराकर उन्हें दुआ दी और कहा कि माशाअल्लाह, दोनों साथ बहुत अच्छे लग रहे हो और अल्लाह बुरी नजर से बचाए। दरअसल दुआ और हैदर साथ ही खड़े थे और ऐसा मालूम होता था जैसे बने ही एक दूसरे के लिए हों। और हैदर ने भी सादिया बेगम को गले लगाकर चेहरे पर शरारत सजाए माहीन को देखा जो अभी तक शौक की कैफियत में थी। और माहीन अगले ही पल हैदर पर झपटी थी और उसे कहने लगी कि भाई आप बहुत बुरे हैं। और फिर वही हुआ जो हमेशा की तरह इस नॉवेल में होता है। हैदर आगे आगे था और माहीन उसे मारने को पीछे पीछे और पूरे घर में उनके कहकहे गूंज रहे थे। सादिया बेगम की आंखों में भी माजी के लम्हे फिर से रोशन होने लगे जब दोनों ऐसे ही बचपन में अपनी शरारतों से घर में रौनक लगाए रखते थे। और साथ हुआ ये सीन खत्म। इसी के साथ इस एपिसोड को भी खत्म करते हैं, लेकिन मैं बताती चलूं कि अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि साद की शामत आने वाली है। जो कल किया था उसने हादी के साथ, तो आज हादी बड़े भाई की तरह नहीं बल्कि उसके सीनियर ऑफिसर की तरह उसे ट्रीट करने वाला है। और क्या पनिशमेंट उसे मिलने वाली है ये हम जानेंगे अगली एपिसोड में, लेकिन बहुत मजे की एपिसोड होने वाली है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज की एपिसोड कैसी लगी और नॉवेल बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।